हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज साल पेपर दिया गया है, जो कि बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो कि लेटेस्ट बुक है 2025-26 की। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता की अध्यायवार साल पेपर जो है कंप्लीट किया गया है, जिसमें आपको 234 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक में कंप्लीट किए गए हैं, जो टीसीएस बेस्ड विस्तृत व्याख्या सहित हल इसमें दिया गया है। इसमें जो है 23,400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बुक में। यदि आप आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें हम सब्जेक्ट जो है विश्व का भूगोल कंप्लीट कराएंगे। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है एक साथ आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल डिस्कशन के साथ मिलेगा और सभी प्रश्न जो है यहीं से आएंगे। इसी बुक से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा और एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्जेक्ट है भूगोल, जियोग्राफी, जिसमें विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी जो है कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें पहला टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पर दिया गया है। तो पहला टॉपिक है सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बने हैं उसको देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, नियान है, हाइड्रोजन है या हीलियम है? ये कब पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देखते रहिएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोजन होता है, क्योंकि सूर्य जो है हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर के बना है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। दिया गया है सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है और सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है? तो 71% और हीलियम जो है 26.5% होता है। और यूँ अन्य तत्व जो हैं 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग जिसे क्रोड कहलाता है और जिसका ताप होता है 1.5 × 10⁻7 अंश सेंटीग्रेड होता है, और तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो है 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 6000 अंश सेंटीग्रेड।
अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है, तो कितने कोण सामने होता है, यहाँ से पूछा गया है आपसे 22 पर या 32 पर या 42 पर या 52 पर। तो आप लोग देखते रहिएगा कब ये एग्जाम में कब पूछा गया है, तो इसको देखते रहिएगा। सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है, तो ये 32 मिनट के कोण पर सामने होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है व्याख्या, सूर्य जो है पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग में 14.96 गुणे 10 घाते 7 किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो है, और लगभग इसे 15 करोड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है डाटा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है, तो कितना है, यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 MW। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 इंटू 10⁻11 MW। MW मतलब होता है मेगावाट। सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल के अन्य ग्रह जो है घूमते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूर्य ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से बने होते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं, या नाइट्रिक अम्ल से बने होते हैं। कह रहा है प्रश्न, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं, तो ये अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका व्याख्या जो है, शुक्र के चारों तरफ जो है सफ़ेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। इन बादलों में सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादल 95% से अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड है। शेष जो है 3.5 से 4% नाइट्रोजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यहाँ तापमान अधिक होता है, और यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है, और इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लगभग में है, तो आप लोग देख लीजिए कितने एग्जाम में आपको पूछा गया है, कितनी बार। शिफ्ट थर्ड में, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट 1, शिफ्ट थर्ड में ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लगभग में आपसे पूछ रहा है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते 24 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु के भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है, और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 गुणे 10 घाते 24 किलोग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह के नाम से। तो इसमें जो है शनि ग्रह है, या पृथ्वी है, या मंगल है, या प्लूटो है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? तो ये पृथ्वी जाना जाता है। तो हमारा प्यारा पृथ्वी जो है, नेपच्यून वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका है, और सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, कुछ ग्रहों के उपनाम और कुछ ग्रहों के
उपनाम और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, या बुध है, या बृहस्पति है? कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। और मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में एक वस्तु जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, नक्षत्र है, या उल्का है? तो अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, तो वो है धूमकेतु। धूमकेतु जिसे कोमेट कहते हैं, आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या समकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों के फुहारे निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई पड़ती हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार यह वर्ष 2061 या 2062 में दिखाई देगा। तो इसको ध्यान रखिए, कब दिखाई देगा? 2061 या 62 में। अगला जो कि टॉपिक है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लीजिए। धातुओं से पाई जाती है, तो आंतरिक कोर पाई जाती है, पृथ्वी का आवरण या नदी का जल, या भूपर्पटी। तो धातुओं से पाई जाती है भूपर्पटी, भूपर्पटी में धातुएं जो है पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पतली परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई IUGG द्वारा 30 किलोमीटर मानी गई है। धातुएं भूपर्पटी में पाई जाती हैं। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपर्पटी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जो कि 46.60% होता है। और तथा अन्य तत्वों में सिलिकॉन जो है 27.72% और एल्युमिनियम जो है 8.23% होता है, और लोहा जो है 5%, एवं मैग्नीशियम जो है 2.09% है। तो ध्यान रखिएगा, यदि भूपर्पटी में पूछा जाए तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कितना? 46.60%। यदि वायुमंडल में पूछा जाए तो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना %? तो 78%। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाई और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अलग टॉपिक है जो कि अक्षांश लैटिट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से, या झारखंड से, नागालैंड से, या गुजरात से? तो आप सबको पता होगा कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ या छज्जे पर तीर मार। दोनों ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है नागालैंड से ये नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ से? नागालैंड से जो है नहीं जाती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कैंसर ऑफ लाइन जो कि कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर जाती हैं। पहला गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः दिए गए विकल्प में नागालैंड से रेखा जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। ये जो है 16/9
2022 शिफ्ट 3 में। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोग त्रिपुरा देखे हैं, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान देखे हैं, लेकिन उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा कैंकर लाइन जो है ये 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी चैनल पे जो है आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला टॉपिक दिया गया है देशांतर, जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। कह रहा है देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत कह रहा है? इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया है या गलत। तो इसमें जो है आपसे गलत पूछा गया है कथन। पहला विकल्प कह रहा है देशांतर कभी भी एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होती हैं। अगला कह रहा है कि अक्षांश कभी भी एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो इसमें जो है ए विकल्प सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करते हैं। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें गलत पूछा था तो गलत पूछा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। देशांतर एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो है सही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होती हैं और अक्षांश कभी भी एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुव पर एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। 82 और आधे डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं और 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, 81 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश या 83 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। तो इसमें वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित है। तो आप सबको पता होगा किस पर निर्धारित है, तो 82.5 अंश पर निर्धारित है। तो इसमें विकल्प जो है आपका ए सही हो जाएगा, 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। भारतीय मानक समय की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1947 को हुई थी, जिसमें भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि इलाहाबाद के प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसी को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला टॉपिक है चट्टाने, रॉक्स। रॉक्स से पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, शिलीभवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? नदियों से, घाटियों से, सागरों से या चट्टानों से संबंधित है? तो शिलीभवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चट्टानों से। शिलीभवन शब्द चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं और चूना पत्थर, कोयला आदि आदिवासी अवसादी चट्टानों से के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, चूना पत्थर और कोयला, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? कोर कहा जाता है, हीलियम या लावा या
मैग्मा कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है। यह एक गर्म पदार्थ है जिसमें जलीय वाष्प व गैस होती है। इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि होते हैं। इसका निर्माण जो है पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इस मैग्मा को क्या कहते हैं, तो इस मैग्मा को लावा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है भूकंप, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ से संबंधित है। तो सिस्मोग्राफ जो है आपका क्या मापता है, तो ये जो है भूकंप मापता है या बाढ़ मापता है या तापमान या आर्द्रता। तो बैरोमीटर जो है दाब से रिलेटेड है, दाब को मापता है। तो सिस्मोग्राफ जो है आपका भूकंप मापता है। तो इसमें विकल्प जो है आपका ये सही हो जाएगा। तापमान जो है केल्विन में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिए गए हैं सभी। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायु दाब मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप मापने का यंत्र है। और पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने का उपकरण है। और फायदोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हैवलॉक द्वीप है, बैरन द्वीप है या विल्सन द्वीप है या नील द्वीप है। तो कौन सा द्वीप जो है स्थित है, तो ये बैरन द्वीप जो है स्थित है 135 किलोमीटर दक्षिण में। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। जहां पहली बार विस्फोट 1787 ईस्वी में हुआ था। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऋषि द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तथा नील द्वीप का परिवर्तित नाम शहीद द्वीप है और यह दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। जबकि विल्सन द्वीप भी दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 19 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्र ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 डिग्री मेरिडियन के समानांतर स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर व पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार फैन खाड़ी को बंगाल फैन खाड़ी से अलग करता है। अगला टॉपिक है स्थानीय पवनी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायु राशि एयर मास जो है गर्म होती है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीप या ध्रुवीय महाद्वीपी या ध्रुवीय महाद्वीप या जो है महाद्वीपी आर्कटिक। तो निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म होती है, तो आपसे गर्म जो है पूछा गया है, गर्म हवाएं। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय महाद्वीप की होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न वायु राशि को उष्णकटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है। यह संभवतः तापमान की दृष्टि से गर्म होती हैं। विषुवत रेखी वायु राशि भी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु राशि ही है। इस वायु राशि को ई अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा को जो कि उत्तर भारत के पश्चिम सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है उसे क्या कहते हैं? लू, समीर या काल बैसाखी या उत्तरायण कहते हैं। तो उसको कहते हैं लू। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लू पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्म वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। यह हवा मई तथा जून में चलती है और इसका तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। काल बैसाखी ये भारत की पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में चलने वाली स्थानीय पवनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवने को लू चलती है? स्थानीय पवनों में लू चलती है तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या असम में चलती है। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो ये चलती हैं तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? तेलंगाना में। लू सामान्यतः उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में चलती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है। कौन सा विकल्प? सी, राजस्थान। तेलंगाना नहीं, राजस्थान होगा, ध्यान रखिएगा। किस मौसम में दोपहर के समय वे शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है? तो पीछे हटने वाला मानसून का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम या दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। किस मौसम में दोपहर के समय वे शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है? तो ये चलती हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में दोपहर के समय शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर भारत में गर्मियों में से पूर्व की दिशा में चलती हैं और भारत के राजस्थान राज्यों के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक लू चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम में है? आने वाले मौसम से, मानसून से है, या सर्दियों के मौसम से है, या गर्मी के मौसम से, या लौटते हुए मानसून से संबंधित है? तो ये संबंधित है गर्मी के मानसून से। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? तो गर्मी के मौसम से संबंधित है। भारत में लू हवा का संबंध जो है सामान्यतः गर्मी के मौसम से है और उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई जून में चलती है और लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को के रूप में जाना जाता है। उसे आम्र पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन या लू कहते हैं, या उसे काल बैसाखी कहते हैं। तो उसको जो है कहते हैं लू। उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में ग्रीष्म में चलने वाली तेज आवेगी गर्म प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है और लू के समय तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगला टॉपिक है चक्रवात, साइक्लोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ताउते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? 2019-20 में, या 21 में आया था, या 22 में आया था? तो ताउते नामक चक्रवात जो है ये आया था 2021 में। 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात ताउते, यास, निसर्ग तथा अम्फान थे। ताउते चक्रवात 160 किलोमीटर प्रति घंटा 100 मील प्रति घंटे के तेज हवाओं के साथ लैंडफॉल बनाया और चक्रवात के मामले में भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक प्रभावित है।
अगला टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। तो कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो समताप सीमा जिसे स्ट्रेटोपस कहते हैं, या क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फियर, ताप सीमा थर्मोस्फियर, या मध्य सीमा मीजोस्फियर जिसे कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, तो ये करता है क्षोभ सीमा जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल या समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जो क्षोभ मंडल से समताप मंडल को अलग करती है। यह वातावरण का वह क्षेत्र है जहां पर्यावरणीय ह्रास दर अचानक बदल जाता है। क्षोभ मंडल शीर्ष पर हवा की एक परत से बाधा होता है और आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है। हवा का तापमान प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है और इसे मानक औसत को ह्रास दर कहा जाता है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है, पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, या दक्षिणी ध्रुव पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक अधिक है, तो ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अधिक है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है और क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती हैं। तो वायुमंडलीय गैसों की सर्वाधिक सघनता इसी मंडल में पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और इसके ऊपर के वायुमंडलीय परत को समताप मंडल कहते हैं। तो आप सब इसको ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो मौसम संबंधी घटनाएं जो है होती हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर सप्ताप मंडल में जो है क्या स्थित है, तो ओजोन परत स्थित है और इसमें जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी परत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती या बराबर होती है। तो ये जो है होती हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है और वायुमंडलीय दाब बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर जो है घटती है तथा वायुमंडलीय दाब घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, घनीकरण, या वायुमंडलीय दबाव या तापमान कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो उसे वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से नापा जाता है और वायुमंडलीय दाब की एसआई इकाई बार होती है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है महाद्वीप या द्वीप, कॉन्टिनेंट या आइसलैंड। मानिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है, मानिटालिन द्वीप आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो मानिटालिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। ये 2 बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मानिटालिन द्वीप कनाडा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है। मानिटालिन द्वीप को झीलों का घर भी कहा जाता है। इसकी 3 सबसे प्रमुख झीलें मैनिट झील, कांगवांग और झील और मिंडमोया झील हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। कौन से गणराज्य, सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है, जिसमें जो है 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है।
राष्ट्र है जो कि अफ्रीकी मुख्य भूमि से पूर्व दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर दूर और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला टॉपिक है जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो हाइड्रोस्फीयर में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। हुरून है, कैस्पियन सागर है, एरी है या मिस्गिन है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है, झील है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, बताया गया है यहाँ पर कि 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर का जो कि क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में रूस और दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान स्थित है और दक्षिण में ईरान तथा दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर भारत के में स्थित है, किस तरफ स्थित है, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे पेट अभी जो हुआ था रिसेंटली एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी कौन सा सागर स्थित है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अरब सागर भारत के में स्थित है, तो दक्षिण में, पश्चिम में या उत्तर में या पूर्व में। तो ये जो है पश्चिम में स्थित है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर हो जाएगा और जो कि पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो लगभग 3,86,00,000 3,86,00,000 और 2,000 38,62,000 कितना है 38,62,000। ध्यान रखिएगा 38,62,000 वर्ग किलोमीटर तक गहराई लगभग कितना हो जाएगा तो 4,652 मीटर गहराई है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है और सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा दूसरे द्वीप में कौन सा है। बोर्नियो द्वीप, मालुकू, सुमात्रा या सुलावेसी। सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है। तो दूसरा द्वीप आपसे पूछा गया है, दूसरा द्वीप हो जाएगा सुमात्रा। सुंडा जल संधि जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है और जावा द्वीप के बीच स्थित है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और इसका पश्चिमी जावा द्वीप के सुंडा समुदाय पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, लाल सागर या तस्मान सागर जो है अलग करता है। तो ये अलग करता है तस्मान सागर। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है और यह उत्तर से दक्षिण में 2800 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे हैं विश्व की प्रमुख झीलें से रिलेटेड जो भी झीलें और जलप्रपात से। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। लीप, झील पूपो या झील टिटिकाका, झील वेलेंसिया या झील जनिन। आप लोग नाम इसका सुने होंगे कि नहीं सुने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी झील टिटिकाका। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,812 मीटर है और जलीय मात्रा के आधार पर यह
झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील का भी दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या चीन में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को का ये विश्व धरोहर स्थल भी में स्थित किया गया है इसको। आगे हैं स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफी। तो इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? हिमोड़ है, जड़ोर है, पंख है, या टानपुल या बरखान है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? तो मरुस्थल से संबंध जो है बरखान हो जाएगा। इसमें आपका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा, बरखान। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश है और जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उष्ण अथवा निम्न तापमान अथवा विरल वनस्पति है। बरखान बलुई बंजर भूमि पर निर्मित अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है जिसका संबंध मरुस्थल से है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में एवं विंध्य उच्च भूमि के बाह्य परिखी क्षेत्र में स्थित शुष्क भू आकृतियों वाले थार मरुस्थल बरखान के उदाहरण हैं। हिमोड़ का निर्माण हिमानी द्वारा, जलोढ़ पंख का निर्माण नदी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बरखान का क्या अभिप्राय है? बरखान जो है से क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है, या रेगिस्तान है, या रेगिस्तान में झोपड़ी का एक प्रकार है, या रेगिस्तान में गर्म हवाएं है? तो बरखान से आपसे पूछा गया है बरखान है क्या? तो बरखान जो होता है तो ये बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है। बरखान बालू का अर्धचंद्राकार टीला है और यह जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से एक है और इसकी भुजाएं भवनों के दिशा में निकली होती हैं और पवन द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ जैसे छत्रक, अपवहन गर्त और वात गर्त, इंसेलबर्ग, मेसा और बट, बलू टिब्बा या यारडंग, ये सभी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, जहां पर हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्र में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कह लेते हैं? तो उसे बरखान कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? ब्लफ कहते हैं, या ब्लो होल कहते हैं, या बर्ग श्रुंड कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बरखान। अभी पढ़े थे आप लोग। जहां हवा एक प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। यह स्थलाकृति सामान्यतः रेगिस्तान मरुस्थलों में टीलेनुमा रूप में हवा की क्रियाओं द्वारा बनती है। अगला है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट में, चीन में, या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे यूएसए के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 ईस्वी से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ दुनिया भर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट जैसी अत्यधिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या नेपाल में स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है।
रेगिस्तान मरुस्थल अत्यंत शुष्क एवं पठारी क्षेत्र है जो कि दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में, ग्रीनलैंड में या पोलैंड में स्थित है? तो ब्लेडा रेगिस्तान आपसे पूछा गया है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये पोलैंड देश में स्थित है। ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड के ब्लेडा और क्लूजे गांव के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है या दक्षिण अफ्रीका में या अफगानिस्तान में स्थित है? तो नामीब मरुस्थल आपसे पूछा गया है। नामीब मरुस्थल जो स्थित है तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के तटीय मरुस्थल है जो कि यह लगभग 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसका विस्तार अंगोला से लेकर के ओलिफेंट्स नदी तक है। यह विश्व के सबसे पुराना रेगिस्तानों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोभी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन और दूसरा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया, भारत या अफगानिस्तान है? गोभी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है और दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश आपका मंगोलिया हो जाएगा। गोभी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया की सीमाओं को अलग करता है। गोभी एक मंगोलिया शब्द है जो जिसका अर्थ होता है कि जल रहित स्थान और यह एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। अगला टॉपिक है जो कि विश्व की प्रमुख नहरें दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है इनमें से किसका उपयोग ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था, क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी। पनामा नहर, कोरिंथ नहर या श्वेत सागर, बाल्टिक सागर नहर या स्वेज नहर? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये था स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा कौन था? स्वेज नहर। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। स्वेज नहर का उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था, क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी। अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बढ़ने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? उसे गुम्फित चैनल या विसर्प या वितरकिया या उसे सहायक नदी कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विसर्प। जब नदी का पानी जो है चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। और ये विसर्प जो है अंग्रेजी के यस अक्षर के होते हैं, ऐसे मतलब यस आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा बनाती है, सबसे पूर्वी सीमा या सबसे पश्चिमी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा या सबसे उत्तरी सीमा? तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? तो ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। भारत के उत्तर में नवीन मोड़दार वलित पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है और यह भारत के उत्तर
में उत्तर पश्चिम में, नंगा पर्वत से उत्तर पूर्व में, नामचा बरवा पर्वत तक अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम में, सिंधु के मोड़ से उत्तर पूर्व में, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की आपसे पूछ रहा है, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है, यूराल है, या वोल्गा है, या राइन नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो वोल्गा नदी हो जाएंगी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 3690 किलोमीटर, और यह नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहर में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित हैं, जिसमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। धातव्य है कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों में होकर बहती है। कितने देशों में? तो 10 देशों। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर के बहती है। अगला टॉपिक है जो कि विश्व के प्रमुख देश की राजधानी मुद्रा से पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। तो ये पूछा गया है, नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ किस देश की राजधानी है? बाहमास की, बारबाडोस की, बेलाइस की, या बोत्सवाना की? नसाउ किस देश की राजधानी है? तो नसाउ जो है ये बहमास की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहमास छोटे छोटे टापुओं जैसे लुकायन द्वीप समूह के मेल से बना है देश है, और यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी नसाउ है। अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी आपसे पूछा गया है। मिन्स्क, ब्रुसेल्स, बाकू, अजरबैजान, या मोरोनिक? निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी आपसे पूछा गया है, कौन सी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा मिन्स्क। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है देश और राजधानी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगी, और अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा। बेल्जियम की ब्रुसेल्स और कोमोरोस की मोरनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा आपसे पूछा गया है। पुला है, डॉलर है, ड्रम है, या रियल है? निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? पुला, डॉलर, ड्रम, या रियल है? तो ये हो जाएगा पुला। पुला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है, और येन जो है ये जापान की मुद्रा है। डॉलर जो है अमेरिका का होता है, और पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटेन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी आपसे पूछा गया है। तो कार्डिफ है, एडिनबर्ग है, डबलिन है, या न्यूपोर्ट है? तो आयरलैंड की कौन सी राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन होता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, और इसकी मुद्रा जो है यूरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग तो कंबोडिया की है, उत्तर कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की, या वियतनाम की है? प्योंगयांग देश की किसकी राजधानी है? प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया देश की राजधानी है। उत्तर कोरिया देश की राजधानी प्योंगयांग है। कंबोडिया देश की राजधानी न्योम पन्हे है, और दक्षिण कोरिया देश की राजधानी सियोल है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यमन की राजधानी साना है, और फिजी की राजधानी शुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक दे देगा
एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरो है, येन है, या पाउंड है, या डॉलर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरो है, येन है, पाउंड है, या डॉलर है? तो ये जो है यूरो है। यू से यूरोपीय, यू से यूरो। तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, और येन जो है जापान की मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटेन की मुद्रा है, डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो पेरिस है, काठमांडू, बर्लिन, या लंदन है? तो फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। पेरिस जो है फ्रांस का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या अनुसार तथा राजधानी है, और 17वीं शताब्दी से पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक है। पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है, और पेरिस लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? म्यांमार की, बांग्लादेश की, या नेपाल की, या श्रीलंका की? कोलंबो किस देश की राजधानी स्थित है? तो आप सबको पता होगा ये श्रीलंका की राजधानी यहाँ पर स्थित है। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, जो कि कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है तथा समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कौन है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जबकि वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। आगे है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया, और इससे देश का राजधानी शहर कौन सा है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया, इस देश का राजधानी शहर कौन सा है? मॉस्को है, टोक्यो है, अस्मान है, या बीजिंग? बीजिंग तो चीन की है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है आपका अस्मान हो जाएगा। जॉर्डन जो है अस्मान की राजधानी है, और जापान देश की राजधानी टोक्यो है, रूस की राजधानी मॉस्को, और चीन की जो है बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मनात किस देश की मुद्रा है? मनात जो है किस देश की? अंडोरा की मुद्रा है, आर्मेनिया की, अल्बानिया की, या अजरबैजान की मुद्रा है? मनात जो है किस देश की मुद्रा है? तो मनात आपका जो हो जाएगा, ये मुद्रा है अजरबैजान की। अजरबैजान जो है मनात की मुद्रा है, और आर्मेनिया जो है ये आर्मेनियाई दरम है, अल्बानिया की मुद्रा अल्बानियाई लेक है, और बुल्गारिया की लेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहत की मुद्रा है, बहत की मुद्रा तंजानिया है, तजाकिस्तान, थाईलैंड, या टोगो की? बहत किसकी मुद्रा है? तंजानिया की है, या तजाकिस्तान की, या थाईलैंड की, या टोगो की है? तो ये है थाईलैंड की मुद्रा बहत। बहत जो है बहत थाईलैंड की मुद्रा है, और थाईलैंड राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? तो बैंकॉक है, और यह अन्य देशों की मुद्रा यहाँ पर दिया गया है। तंजानिया का शिलिंग, टोगो ये CF फ्रैंक की, और नाइजीरिया जो है नायरा अर्थात नायरा की है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आप सबको मालूम होगा रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? चीन की है, या क्यूबा की है, ब्राज़ील की, या गाम्बिया की मुद्रा है? तो रियाल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है। रियाल ब्राज़ील की मुद्रा सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देश की मुद्रा डॉलर है, और मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, नेपाल
आदि देशों की मुद्रा जो है रुपया है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख शहर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो, फोर्टलेजा, रियो डी जेनेरियो या सेल्वाडोर है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा साओ पोलो। साओ पोलो ब्राज़ील तथा दक्षिण अमेरिका आबादी के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील में काफ़ी उत्पादन का व्यापार इसी शहर से होता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और ब्राज़ील दुनिया में आबादी के मामले में छठे तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, बागुएयू शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? भारत में, फिलीपींस में, ब्राज़ील में या बेल्जियम में स्थित है? तो यह देश जो है स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस के लुनोज द्वीप पर स्थित बागुएयू शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाइन वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इसे समर कैपिटल ऑफ फिलीपींस भी कहते हैं। यह शहर अपनी सुंदरता तथा योजनाबद्ध विकास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र हिल स्टेशन था। अलग टॉपिक है जो है विश्व की प्रमुख भाषाएं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कोस्तेलानो भी कहा जाता है? इतालवी, स्पेनिश, यूनानी या पुर्तगाली? तो कौन सी भाषा जो है बोली जाती है लोगों द्वारा, इसको बताना है आपको। हो जाएगा स्पेनिश। स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और तथा इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंद यूरोपी परिवार के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और लगभग 40 करोड़ लोग एक देसी भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। ये इन देशों की मुख्य और राजभाषा है। स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पनामा, पराग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टारिका और क्यूबा आदि हैं। अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जाति समुदाय हैं? थाईलैंड के, म्यांमार के या श्रीलंका के या बांग्लादेश के? तो ये जो है संबंधित है म्यांमार से। किससे? म्यांमार से संबंधित है। रोहिंग्या म्यांमार देश का एक जाति समुदाय है और ये लोग आमतौर पर मुसलमान हैं। वर्ष 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोग को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध कर दिया गया। रोहिंग्या समस्या के प्रमुख कारण धार्मिक संघर्ष, धार्मिक एवं जाति भिन्नताएं, आर्थिक स्थिति अवसरों में असमानता इत्यादि जो है माने जाते हैं। कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से देशों में से किस देश में संबंधित एक जाति समुदाय है? इराक में, यमन में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश में संबंधित एक जाति समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है इराक देश से। कुर्द या कुर्दिश जाति जो कि लोगों तुर्की के दक्षिण पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में और ईरान तथा इराक के पश्चिमी इलाकों में रहते हैं। कुर्द जाति कट्टर सुन्नी मुस्लिम योद्धा, कुशल घुड़सवार, बंजारा लोग होते हैं। अगला टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। तो पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप गेहूं के लिए, चावल के लिए, लौंग के लिए या कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौंग के लिए।
पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह तंजानिया जांजिबार का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो कि लौंग की खेती, उत्पादन व निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्ट से। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह भारत में स्थित है, श्रीलंका या म्यांमार या बांग्लादेश में स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये स्थित है श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर चीन को सौंप दिया और जिससे हम्बनटोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में भी शामिल हो गया। अलग क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह जिसके निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, बांग्लादेश या थाईलैंड में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है वह किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है ईरान में। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा कराया जा रहा है जो ईरान के सिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ता है और भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक संबंध होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता है, किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता मिल गया है। अगला टॉपिक है जो कि विविध मिसलेशियस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अंतःस्थियन कहते हैं, प्राशरण या भस्मीकरण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब रिसकर भूमि में प्रवेश करता है और यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भूजल स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःस्यंदन कई कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि मिट्टी का प्रकार, वर्षा की तीव्रता और भूमि की ढलान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल, जियोग्राफी शब्द इनमें से किससे द्वारा गढ़ा गया था? इरेथोस्टनीज के द्वारा, अल इर्दिसी के द्वारा या टॉलमी के द्वारा या कार्ल रिटर के द्वारा? भूगोल, जियोग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था इरेथोस्टनीज के द्वारा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेथोस्टनीज द्वारा किया गया था और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है, जबकि भूगोल का जनक यदि पूछा जाए हिकेटियस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक जस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी क्षेत्रों को में बहने वाली जल धाराओं को कहा जाता है जल अपवाह, ठंडी जलधारा, ज्वार भाटा या उष्ण धाराएं। तो निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उष्ण धाराएं। निचले अक्षांशों भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी क्षेत्रों में बहने वाली जलधाराओं को उष्ण धाराएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त ITCZ का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशंस जोन कहा जाता है, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है, या इंटर या इनर, और दूसरा कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन कहा जाता है, या डी विकल्प कह रहा है इंटर टेरेन कन्वर्जन जोन कहा जाता है। तो इसमें आपको फुल फॉर्म जो है पूछा गया है, तो इसका विकल्प जो है आपका ए सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो है आपका सही है। इसे ITCZ का पूरा नाम जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। इंटर कन्वर्जन ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ITCZ का पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, और यह भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त है और क्षेत्र में स्थित एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें मिलती हैं, और इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा ऊपर की ओर जाती है, और जुलाई में ITCZ गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलग्नन, जलवायु परिवर्तन या भूकंप के परिवर्तन के कारण, या चक्रवात के कारण। तो ये होता है जो है भौगोलिक विलग्नन के कारण। ध्यान रखिएगा, जब के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है भौगोलिक विलगन के कारण। भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलगन जियोग्राफिकल आइसोलेशन पौधों या जीवों की आबादी को संदर्भित करता है जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विलगन किसी दुर्घटना का संयोग का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर की रीडिंग पाठ्यांक अचानक क्या हो जाए, घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा, बेहद ठंडा हो जाएगा या बेहद तूफानी हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न में, जब बैरोमीटर की रीडिंग अर्थात पाठ्यांक जो है अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम क्या हो जाता है, तो इसमें बेहद तूफानी हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक घट जाता है तो यह जो है इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, तथा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन जो है साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गेलिस्टा टेरिसेली द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है विश्व भूगोल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर अब तक के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी जो है कंप्लीट कराया गया है। एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर जा करके आप लोग टीचिंग दर्पण बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये PDF जो है मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है पहले कराया जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।